क्या हम वास्तव में भविष्य के बारे में कुछ भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है या क्या बुरा होने वाला है? नहीं, राइट? फ्यूचर तो छोड़ ही दीजिए, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि अगले हफ्ते बारिश होगी भी या नहीं। अगर हमें इतना ही नहीं पता तो अरबों खरबों सालों बाद क्या होने वाला ये भी हम नहीं बता सकते। लेकिन हम निश्चित रूप से कुछ विनाशकारी या एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो आज से कुछ अरबों सालों बाद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुन के आप चौंक गए होंगे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसी बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे आप कुछ भविष्यवाणियों के बारे में जानने वाले हो जो हमारे मानव जाति के अस्तित्व को इस ब्रह्मांड से मिटा सकता है। एस्ट्रोफिजिक्स के भविष्यवाणियां हमेशा रहस्यमय तरीके से होता है, पर वो सारे प्रेडिक्शंस कुछ कैलकुलेशंस और थ्योरी के आधार पर होता है। हमारे लिए पूरे सौरमंडल और गैलेक्सीज की भविष्यवाणी करना पॉसिबल है जो अंतरिक्ष के एक्सपेंडिंग वॉइड में आगे बढ़ते हैं, और इन भविष्यवाणियों को फिजिकल एस्केटोलॉजी कहते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के भविष्य के लिए मार्टिन रीस नामक एक एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा बनाई गई अनुशासन है। अब इन सारे बातों को सुनने के बाद सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि भविष्य में मानव जाति का क्या होगा और मानवता का सामना करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या होगा। वैसे तो हम में से कोई नहीं कह सकता कि हम उसे दूर कैसे करेंगे। हालांकि एक बात तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए खतरा तो आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं उन प्रेडिक्शंस या खतरों को जो इस ब्रह्मांड से इंसानों के अस्तित्व को मिटा देने की क्षमता रखते हैं। पहला खतरा है हमारे मेमेलियन लाइफ स्पैन को अंत तक जीना। मेमेलियन स्पीसीज यानी कि हम इंसान या किसी भी दूसरे जानवर जो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के होते हैं और जिनके बैकबोन्स होते हैं, उन्हें मेमेलियन स्पीसीज कहा जाता है, और इनके सामान्य जीवन काल लगभग 10 लाख या उससे अधिक वर्षों से होता आ रहा है। परमाणु युद्ध से लेकर बायो इंजीनियर्ड महामारी तक हम इंसानों के पास और भी कई रिस्क आ रहे हैं जो हो सके तो अभी कम करने की आवश्यकता है। कुछ लाखों वर्षों में हमारे वर्तमान इंटरग्लेशियल पीरियड के अंत तक एक दौड़ शुरू होगा। अब इंटरग्लेशियल पीरियड का मतलब है मध्यांतर काल, जो करीब 20,000 साल पहले आइस एज के नाम से शुरू हुआ था और लंबे समय से बाधित आइस एज जिसमें हम रह रहे हैं। अब इन सारी चीजों पर विचार करना व्यर्थ है क्योंकि हमारे सभी पूर्वजों पिछले आइस एजेस से बच चुके हैं। इसके अलावा हमारे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ हम अगले 1000 वर्षों तक हमारे पेट को भरने के लिए बहुत सारे बायो इंजीनियर्ड खाना के साथ अपने बिस्तर में सोते हुए समाप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर सुपर वोल्केनिज्म, मिटियोर का प्रभाव, गामा रेस का फटना या उभरने वाले सिचुएशन, विपदाओं का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। जो हम जानते हैं कि प्राकृतिक द्रव्यमान विलुप्त होने के कारण हर 10 करोड़ वर्षों में एक बार होता है। अब ऐसे भविष्यवाणी के लिए हमें साइंटिफिकली बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम फ्यूचर में इन सारे घटनाओं से बच सकते हैं या नहीं। दूसरा खतरा है हमारे बायोस्फीयर के अंत तक जीवित रहना। लगभग 1 अरब सालों में सूरज की बढ़ती हुई रोशनी हमारी पृथ्वी के बायोस्फीयर को बर्बाद कर देगा। अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे सूरज का तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बड़े बड़े चट्टाने भी पिघलना शुरू हो जाएगा, और वो चट्टाने कुछ केमिकल रिएक्शंस में बदल जाएंगे जो कार्बन साइकिल के हिस्से के रूप में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण मात्रा को हटा देगा, जो पेड़ पौधों के जीवन को भूखा बना देता है। उसके साथ हमारे प्लेनेट इतना गर्म हो जाता है कि समुद्र के पानी को इवापोरेट करने लगता है ग्रीन हाउस गैसेस की तरह, जो हमारे वातावरण बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। अब इन सारी चीजों से बचने के लिए जब तक पॉसिबल हो तब तक मेगा स्केल इंजीनियरिंग के साथ बायोस्फीयर का रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर पे रिफ्लेक्टिव एरोसोल्स को जोड़कर जियो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी और सूरज के बीच एक सोलर शेड को भी बनवाया जा सकता है। या फिर और एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम किसी दूसरे ग्रह पे अपना जीवन बसा ले। अब भले ही इन संरचनाओं का निर्माण इम्पॉसिबल प्रतीत हो रहा है और शायद अभी के टेक्नोलॉजी से ये सब काम करना पॉसिबल नहीं हो सकता, पर जैसे कि हम जानते हैं ये सब भविष्यवाणियां अरबों सालों बाद होने वाला है, और इसके लिए हमारे पास वास्तव में अधिक कुशल धनवान बनने और उन पर काम करने के लिए अभी भी 1 अरब वर्ष बाकी है। तीसरा खतरा है सितारों के अंत तक जीवित रहना। हमारे ब्रह्मांड में स्टार का निर्माण पहले से ही बहुत ज्यादा है और अगले कुछ वर्षों में हम पिक स्टार तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि छोटे और चमकीले स्टार्स हमेशा जलते रहते हैं। इसलिए हम रेड ड्वार्फ स्टार्स की एक जनरेशन लंबे समय तक रहने वाले आबादी के साथ रह जाएंगे जो अरबों खरबों सालों तक चमक सकते हैं।
पर कुछ सालों बाद तारों का निर्माण खत्म होता जाएगा और थ्योरी के हिसाब से 10 से 100 ट्रिलियन सालों में रेड ड्वार्फ स्टार्स भी कहीं दूर चला जाएगा और तभी जीवित रहने के लिए हमारे जीवन को तारों की रोशनी के अलावा कहीं और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब वास्तव में इन खतरों से बचने के लिए कई पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि ब्राउन ड्वार्फ्स और गैस प्लैनेट से हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूजन से करना, या ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क में डंपिंग पदार्थ और रिलीज की गई ऊर्जा को इकट्ठा करना, या फिर ब्लैक होल के रोटेशन को सुपर रेडिएंट स्कैटरिंग के जरिए टैप करके रखना, जिससे ब्लैक होल बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब न्यूट्रॉन स्टार और सुपरनोवा से रेडियो आइसोटोप्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिशन पावर भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो अब तक अतीत में लंबे समय तक रहता आ रहा है। उसी के साथ हमारे प्लेनेट से जियोथर्मल एनर्जी भी बाहर निकल जाएगा, जब ग्रह के अंदर से आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक दूर हो जाते हैं, और साथ में ठंडा भी। हमारे जीवन भी कम तापमान और बाहर के वातावरण के अनुकूल हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिलिकॉन बेस्ड जीव इस जीरो टेम्परेचर वातावरण पे टिक सकता है। यह अच्छे से हो सकता है कि जैसे जैसे तारे बाहर जाते हैं वैसे वैसे कार्बन आधारित जीवन और खुफिया आरामदायक आवासीय दुनिया में पीछे हटते हैं, और इसी के लिए बाहरी ब्रह्मांड की तुलना में कहीं अधिक बड़े और अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब अगर मानवता सितारों के अंत तक जीवित रह पाता है तो ये ब्रह्मांड में सबसे बड़े एनर्जी के सोर्सेस होगा। अब चौथा खतरा है हमारे ब्रह्मांड पे मैटर के खत्म होने तक जीवित रहना। हम जिस मैटर को जानते हैं वो हमारे ब्रह्मांड के वर्तमान ज्ञान के आधार पर स्थित है, जो एटॉम्स यानी कि परमाणु पर आधारित है, जो कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को तो आमतौर पर पूरी तरह से स्थिर माना जाता है, यानी कि परफेक्टली स्टेबल जिसे हम कहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन द्वारा स्टेबलाइज्ड किया जाता है। हालांकि अपने दम पर मौजूदा हुए कुछ 100 सेकंड के आधे जीवन के साथ एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि प्रोटॉन्स भी वास्तव में स्टेबल नहीं होते जब वे बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाता है। कुछ बड़े रिसर्च के एफर्ट्स के बावजूद अब तक प्रोटॉन्स डीके को कभी देखा नहीं गया, लेकिन ये सिर्फ हमें बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होने में खरबों सालों तक लग जाएंगे। अब इन सारे बातों से हमें समझ में आता है कि इस डीके से मैटर के अंत हो जाएंगे। उसी के साथ सितारे और ग्रह धीरे धीरे रेडिएशन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स में बदल जाएंगे, जहां पे रहना और लाइफ स्पेंड करना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और लास्ट में ब्लैक ड्वार्फ तारे धीरे धीरे हीलियम और हाइड्रोजन क्रिस्टल में बदल जाएंगे, जो भाप यानी कि इवापोरेट होके उड़ जाएंगे। अब ये सारी चीजें घटने के बाद इस पूरे ब्रह्मांड पर अगर कोई चीज बचा होगा तो वो सिर्फ रेडिएशन और ब्लैक होल ही होगा, जो पूरे ब्रह्मांड पर फैल जाएगा। अब इन सारे घटनाओं से डरिएगा मत, क्योंकि ये सारे प्रेडिक्शंस, कैलकुलेशन और थ्योरी पर ही आधारित है। प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो ये घटनाएं अरबों खरबों सालों बाद ही होगा, और अभी के हिसाब से तब तक टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हो जाएगा। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने तरफ से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।